प्रश्न 1। नीचे दिए गए चित्र में दो छड़ियाँ दिखाई गई हैं, एक काली और दूसरी सफ़ेद। चित्र में दिखाए गए माप पर से सफ़ेद छड़ी की लंबाई क्या होगी? ओके, हमें इस सफ़ेद छड़ी की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर सफ़ेद छड़ी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कम कर दी गई है। ओके, वाइट छड़ी की लंबाई। तो 12 में से 5 को माइनस करने पर आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 2। द्विघात समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 है, तो x + 1/x का मान क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व करके हमें x का मान फाइंड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। x² के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो यहाँ पर 1 और ये वाला 1, एक एकम हो गया 1। ओके, अब हमें यहाँ पर दो ऐसे नंबर चाहिए कि गुणा करने पर 1 आए ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर ये वाला -2 आए। ओके, तो अगर हम 1 गुणा 1 करते हैं तो हमें मिलता है 1 ये वाला। ओके, और -1 प्लस -1 यानी कि -1 और -1 को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है -2, क्योंकि जब दो नंबर एक जैसे हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 1 और 1 2, लेकिन आंसर में जो निशान है वो माइनस ही आएगा। तो हमारे फैक्टर्स हो गए -1 -1। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x की जगह -1x -1x, लेकिन यहाँ पर हम 1 नहीं लगाएंगे। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा x - 1, और यहाँ पर भी x - 1 ही आना चाहिए। जो यहाँ ब्रैकेट में है सेम यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं। ओके, -1 यहाँ से हमने कॉमन लिया। अब एक ब्रैकेट में ये वाला x - 1 और एक ब्रैकेट में ये वाला x - 1 बराबर 0। अब दोनों ही ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ हैं। ओके, तो x - 1 बराबर 0 करेंगे, ये -1 है, इधर जाके +1, x का मान आ गया 1। ओके, तो x की जगह यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 एकम 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये हो गया 2/1। अपॉन में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 3। एक समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 और a7 बराबर 4 है, तो इसका पहला पद a बराबर है, यानी कि हमें a फाइंड करना है। ओके, तो d बराबर -4, a7 है यहाँ पर 4। अब जो a7 है इसको हम a + 6d लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 है, 7 में से 1 कम करेंगे, 6d बराबर 4। a7 का मान 4 है, a7 को हमने लिख दिया a + 6d। ओके, अब यहाँ पर d का मान हमें गिवन है -4, तो d की जगह -4 पुट करेंगे। अब यहाँ पर a प्लस माइनस होता है -6 चौक 24 और यहाँ पर 4। अब ये -24 है, यहाँ पे जाके +24 हो जाएगा। 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 आएगा। a का मान आ गया 28। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 1 केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। ओके, k का मान जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म x + y - 4 बराबर 0 और 2x + ky - 8 = 0 के
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के बराबर क्या होगा। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। ये हमारे समीकरण हैं। यहाँ पर a1 है 1, a2 है 2। ओके, b1 है 1, y के साथ कुछ नहीं है इसलिए 1, और यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं था इसलिए 1। ओके, तो b1 है 1, b2 है k। ठीक है, c1 है -4, c2 है -8। अब इन्होंने कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जिसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो a1/a2 है 1/2, b1/b2 है 1/k बराबर नहीं है c1/c2 है -4/8। तो हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, जिससे हमें k का मान मिल जाएगा। तो 1/k इज इक्वल टू -4/8। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 1/2। अब k को 1 से गुणा कर देंगे, 2 को 1 से कर देंगे, 2 एकम 2, k एकम k, तो k बराबर आ गया 2। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4, बिंदुओं 2, -1 और -1, -5 के बीच की दूरी। यहाँ पर हमें दूरी सूत्र लगाकर इसे सॉल्व करना है। ओके, तो माना a बराबर है 2, -1 तथा b है -1, -5। ये है x1, y1, x2, y2। अब ये है दूरी सूत्र, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, तो x2 है यहाँ पर -1, फिर है x1, तो x1 है 2, और यहाँ पर सूत्र से आया माइनस और इस पर लगा है स्क्वायर, फिर प्लस y2 है यहाँ पर -5, ये सूत्र का माइनस, फिर है यहाँ पर y1, तो y1 है यहाँ पर -1 और इस पर लगा है स्क्वायर। ओके, अब पहले अंदर अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये -1 माइनस प्लस -2 और यहाँ पर लगा है अभी स्क्वायर, फिर ये प्लस, ये -5 माइनस माइनस प्लस 1 और इस पर अभी लगा है स्क्वायर। ओके, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया तो -4 और इस पर लगा है स्क्वायर। ओके, अब -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25। अब रूट में से बाहर निकालने के लिए हमें देखना है 25 किसका वर्ग है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, क्योंकि 25 5 का वर्ग है। रूट में से बाहर निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर को बाहर लेते हैं, तो आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 5, यदि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ओके, तो sin स्क्वायर थीटा हमें दिया है 1/2। सबसे पहले ये त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ओके, तो यहाँ पर दिया है 1/2। अब इसके लिए एक सूत्र है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। इसमें पहला साइन, फिर कॉस और फिर टेन। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन का जो मान दिया है 1/2, उसमें ऊपर लंब है और अपॉन में कर्ण है। तो लंब का मान है 1, कर्ण का मान है 2। आधार हमें फाइंड करना होगा। ओके, आधार फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ओके, जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है यहाँ पर 2, BC यानी कि आधार हमें नहीं पता, लंब है 1, तो 2 का वर्ग हो गया 4, ये BC का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
अब ये +1 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे -1। 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ पर है BC²। अब जो ये स्क्वायर है यहाँ पे जाएगा तो रूट बन जाएगा। इस तरह से BC बराबर आ गया √3। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा का मान हो गया लंब बटे आधार। देखो हमने फाइंड किया था sin cos tan, tan होता है लंब बटे आधार। ओके, तो लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पर 1, आधार हमने फाइंड किया √3, तो 1/√3 आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रश्न 6, किसी बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 21 व 23 है, इस बंटन का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक के लिए यहाँ पर सूत्र है z = 3m - 2x बार। ओके, तो m का मतलब है यहाँ पर 23, जो हमें दिया है माध्यक, माध्यक है यहाँ पे 23, तो यहाँ m की जगह 23 - 2 x बार का मतलब है माध्य, जो हमें दिया है 21, तो x बार की जगह 21। ओके, 23 दिया होता है 69, ये -21 दूनी 42, 69 - 42 इज 27, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न विधान सत्य बने, इस प्रकार योग्य उत्तर पसंद कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, प्रश्न क्रमांक 7 से 12 प्रत्येक का 1 अंक है। तो प्रश्न 7 में दिया है यदि 1080 बराबर 2 की घात x गुणा 3 की घात y गुणा 5 है, तो x y बराबर 203 में से क्या होगा? ओके, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 1080 है, ये है 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। 5 से 1080 को भाग करेंगे तो आएगा 216। अब यहाँ पर 2 तिया 6 और x को y से गुणा करेंगे तो xy, आधार को आधार से गुणा करेंगे, घात को घात से गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6 और ये हो गया xy। ओके, अब 216 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 3 और यहाँ पर 6xy, क्योंकि देखो 6 गुणा 6 का आंसर आएगा 216, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 की घात 3। ओके, 216 की जगह 6 की घात 3। अब पावर को पावर से इक्वेट कर देंगे तो xy बराबर आ गया 3, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है ये वाला 3, ये करेक्ट आंसर है। प्रश्न 8, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हैं, तो a गुणा b का मान क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर जो बहुपद दिया है इसमें a बराबर है 1, x² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, तो a बराबर 1, b बराबर -2 एंड c बराबर है 5। ओके, अब a गुणा b का मतलब है यहाँ पर शून्यकों का गुणाकार, जिसका सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर c का मान है 5 और a का मान है 1। ओके, तो 5/1, लेकिन मैथ में जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो आंसर आएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 9, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त परिणामों की संख्या डैश है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6। ओके, प्रश्न 10 में हमें sin 30 डिग्री का मान बताना है, जो होता है 1/2। प्रश्न 11, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर डैश स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने कहा है वृत्त के अंदर स्थित बिंदु, तो ये वृत्त है, इसके अंदर ये बिंदु स्थित है,
इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा वृत्त के बाहर होती है, अंदर से नहीं होती। जैसे ये स्पर्श रेखा है तो ये वृत्त के बाह्य बिंदु से होकर जाती है, लेकिन वृत्त के अंदर के बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती, तो आंसर आएगा यहाँ पर 0। ओके। प्रश्न 12, अवलोकन 2 6 4 5 0 3 1 3 2 3 का बहुलक डैश है। बहुलक होता है जो नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो नंबर 3 यहाँ पर 3 बारी है, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर बहुलक आएगा 3, यानी कि 3 हो गया आंसर। निम्न विधान सत्य है या असत्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 प्रत्येक का 1 अंक है। ओके। तो प्रश्न 13 में पूछा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि √2 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके। प्रश्न 14, 12, 15 और 21 का HCF 1 है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहले 12, 15 और 21 का हमें लेना होगा LCM। ओके। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये हो गए 12 के फैक्टर्स, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15 का LCM 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये हो गए 15 के फैक्टर्स। फिर 21 का LCM 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये हो गए 21 के फैक्टर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। सभी के फैक्टर्स में 3 3 3 हैं, तो इन तीनों नंबर का HCF आएगा 3, ना कि 1। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। प्रश्न 15, √3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि बहुपद होने के लिए इस तरह की फॉर्म में समीकरण को होना चाहिए ax² + bx + c। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x के साथ नंबर है वो है √3x, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 5, लेकिन ax² वाली फॉर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए √3x + 5 एक रैखिक बहुपद नहीं है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रश्न 16, घटना E की प्रायिकता और घटना E नहीं की प्रायिकता का योग 1 होगा। ये होता है सूत्र घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू, यानी कि सही है। ओके। अगला प्रश्न हमें दिया है निम्न प्रश्नों के एक वाक्य शब्द या अंक में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 प्रत्येक का 1 अंक है। तो प्रश्न 17 में हमें दिया है, ये नंबर्स दिए हैं और पूछा है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि देखो ये है A1 और ये है A2। ओके। A1 भी 1 है, A2 भी 1 है। फिर यहाँ पर D होता है A2 - A1, A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, 1 - 1 हो गया 0। लेकिन जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। ओके। और D का मतलब है सभी का अंतर या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी मानी जाती है। इसलिए जो नंबर्स हैं ये समांतर श्रेणी नहीं बनाते हैं, तो गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके। प्रश्न 18, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो जैसे ये स्पर्श रेखा है, आप इसी तरह से
यहाँ से भी ये स्पर्श रेखा डाल सकते हैं, ओके ऐसे। फिर यहाँ से भी आप स्पर्श रेखा डाल सकते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब है जो वृत्त को टच करके जाए उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्न 19, यदि P ऑफ A बराबर 0.65 है तो P ऑफ A बार की प्रायिकता क्या है? ओके, तो ये सूत्र है प्रायिकता का। यहाँ पर हमें P ऑफ A दिया है 0.65, P ऑफ A बार हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 1। ये हो गया 1। 0.65 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस। 1 में से 0.65 को माइनस करना है, ये रही माइनस। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0। तो आंसर आ गया 0.35। प्रश्न 20, निम्न दिए गए बंटन में से बहुलक वर्ग ज्ञात करो। ओके, बहुलक वर्ग हमें बताना है। तो यहाँ पर आवृत्ति में सबसे बड़ा नंबर है 8 और इसके सामने का वर्ग है 3 से 5। तो बहुलक वर्ग हो गया 3 से 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग्य जोड़ी मिलाएं। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 प्रत्येक का 1 अंक है। ओके, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, तो इसका मैचिंग होगा C से। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, तो इसका मैचिंग होगा A से। ओके, प्रश्न 23, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो इसका मैचिंग होगा B से। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा अपॉन 360, तो इसका मैचिंग होगा C से। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए 13 प्रश्नों में से किन्हीं 9 प्रश्नों के उत्तर गणना करके दीजिए। 25 से 37 प्रत्येक का 2 अंक है। प्रश्न 25, द्विघात बहुपद x² माइनस x माइनस 20 के शून्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इसके फैक्टर्स करने होंगे। सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। x² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है और यहाँ पर है 20, तो 20 एकम हो गया 20। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 20 आए ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर -1 आए ये वाला। x के साथ कुछ नहीं है लेकिन -1 है। ओके, तो 20 का लेंगे एलसीएम। 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ओके, अब 2 दूनी होता है 4, तो 4 और 5, यदि हम 4 गुणा 5 करते हैं तो हमें मिलता है 20, और -5 + 4 करते हैं तो हमें मिलता है -1 ये वाला। तो हमारे फैक्टर्स हो गए -5 and 4। ओके, तो यहाँ पर x², यहाँ पर इसे हमें स्प्लिट करना होता है। ओके, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो लिख देंगे। -5x + 4x - 20 ये वाला। ओके, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन है x, तो x बाहर, अंदर बच गया x - 5। यहाँ पर कॉमन होगा 4 क्योंकि 4 और 20 दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 4, अंदर बचेगा x - 5। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए। ओके, अब एक ब्रैकेट में x + 4 और इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ लिख देंगे। ओके, अब जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उन्हें 0 के इक्वेट रख देंगे। तो ये +4 है, इधर जाके -4, ये हो गया एक शून्यक। ये -5 है, इधर आके +5, ये हो गया दूसरा शून्यक। दिस इज द आंसर। प्रश्न 26,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग है -3 और गुणनफल है 2। ओके, तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ पर हमें शून्यों का योग दिया है -3। ओके, और शून्यों का गुणनफल दिया है 2। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब x² माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 3x प्लस 2, ये हो गया द्विघात समीकरण। प्रश्न 27, द्विघात बहुपद 6x² प्लस 37x माइनस p माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये हमने समीकरण लिखा। अब शून्यकों का गुणाकार होता है a गुणा b। क्वेश्चन में हमसे कहा है एक शून्यक दूसरे का उल्टा है। ओके, तो a को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर ये b/1 है, इस तरफ जाएगा तो 1/b हो जाएगा, क्योंकि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है। अब शून्यकों का गुणाकार का सूत्र होता है a गुणा b। तो यहाँ पर a का मान आ चुका है 1/b। ओके, तो a की जगह यहाँ 1/b और ये वाला b यहाँ पर b से b कैंसिल, ये आ गया 1। शून्यकों का गुणाकार का मान आ गया 1। ओके, अब शून्यकों का गुणाकार का सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर c है, देखो ये a है, ये b है और ये पूरी टर्म c है, तो c/a। c/a p माइनस 2 है c और a है 6। और शून्यकों का गुणाकार अभी हमने फाइंड किया, वो आया था 1। ओके, अब 6 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा, 6 एकम 6, यहाँ p माइनस 2, ये -2 है, यहाँ जाके +2 हो जाएगा, 6 और 2 हो गया 8, तो p का मान आ गया 8। दिस इज द आंसर। प्रश्न 28, AP 2,7,12 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a बराबर है 2, d बराबर है 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, तो ये हो गया d। ओके, अब यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a का मान है 2, n है यहाँ पे 20, n का मतलब है पद। ओके, तो n हमें क्योंकि 20वां पद पूछा है तो इसलिए n हो गया 20 माइनस 1, d का मान आया है 5। यहाँ पर 2, 20 में से 1 को माइनस करेंगे 19 और ये हो रहा है गुणा, तो गुणा 5, 19 पंजे 95, 95 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 97, तो 20वां पद आ गया 97। दिस इज द आंसर। प्रश्न 29, 51 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। ओके, तो यहाँ पर हमें AP दी गई है 51, 52, 53 और लास्ट नंबर आएगा 100, क्योंकि 51 से 100 तक की बात हो रही है तो लास्ट नंबर हो गया 100। अब यहाँ पर A हो गया 51, D होगा 52 में से 51 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर 50, क्योंकि 51 से लेकर 100 तक 50 नंबर होते हैं, तो n बराबर हो गया 50 और लास्ट पद हो गया 100, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे Sn का, जो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो n है यहाँ पे 50, a है 51, l है 100। 2 से 50 को कैंसिल किया 25, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 151। 25 से 151 को गुणा करेंगे, आंसर आएगा 3775। ओके, प्रश्न 30, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो ये रेखाखंड है, यहाँ पर ए नाम देंगे, यहाँ पर बी और बीच में पी। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5 और पी के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे एक्स वाई। ओके, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और जो 3:1 है इसे हम m/n मान लेंगे। ओके, अब ये होता है अंतः विभाजन सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर m है 3, x2 है 8, n है 1, x1 है 4, m है 3, y2 है 5, n है 1, y1 है -3 और m + n यानी कि 3 + 1 3 + 1। 8 तिया 24, 4 एकम 4, 3 और 1 4, 5 तिया 15, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3 और 1 4, 24 और 4 हो गया 28, 28/4 कॉमा यहाँ पर कितना था 15 में से 3 गया तो 12, 12/4। अब 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये आ गया 7, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर आ गया 7,3, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आ गया ये आ गया 7:3। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 31, P केंद्रित वृत्त में एक्स वाई वृत्त का व्यास है, ये x और ये y। x और y के निर्देशांक क्रमशः 3, -10 और 1,4 हैं। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें इस P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये x के कोऑर्डिनेट, ये y के कोऑर्डिनेट, ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे जो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 है 3, x2 है 1/2, y1 है -10, y2 है 4, 3 और 1 हो गया 4/2, 2 से 4 कैंसिल, ये आ गया 2, 10 में से 4 माइनस किया -6, 2 से 6 को कैंसिल किया तो -3। ओके, तो x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया -3। ये आ गए P के निर्देशांक। प्रश्न 32, सिद्ध कीजिए कि cos² थीटा माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1। ये LHS है और ये RHS है। हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर LHS को लेकर चलते हैं। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो LHS पर हमें दिया है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब ये जो sin² थीटा है इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। sin² थीटा को यहाँ पर ही रखेंगे, cos² थीटा को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया, तो sin² थीटा का मान आ गया 1 - cos² थीटा। तो अब sin² थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर sin² थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 - cos² थीटा और यहाँ पर है माइनस। ओके, नाउ इस ब्रैकेट को हटाएंगे, cos² थीटा माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस cos² थीटा, एक cos² थीटा और एक cos² थीटा, ये हो गए 2 cos² थीटा और साथ में है -1। तो ये प्रूव हो गया RHS के बराबर। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड।
प्रश्न 33, मान ज्ञात कीजिए। हमें ये वैल्यूज़ दी हैं, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इस सम को सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमिति की टेबल की ज़रूरत होगी। ओके, वहाँ से देखकर आपको यहाँ पर मान पुट करने हैं। तो यहाँ पर 4 कॉट 45 का मान होता है 1, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर, माइनस सेक 60 का मान होता है 2, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर, फिर प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, कॉस 90 का मान होता है 0, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 एकम 4, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ये बच गया 3, लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर है। ओके, तो 2 का वर्ग हो गया 4, 0 का वर्ग हो गया 0, +4 -4 कैंसिल, यहाँ पर आंसर आ गया 3/4। 0 को प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया आंसर। प्रश्न 34, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो माना AB मीनार है तथा C पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये वाला। ओके, अब त्रिभुज ABC में, अब सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पर tan लें, साइन लें या कॉस लें। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हमसे यहाँ पर मीनार की ऊंचाई यानी कि AB हमसे पूछा है और आधार हमें दिया हुआ है, तो आपको दो चीज़ें लेनी हैं, एक चीज़ जो हमसे पूछी है और एक चीज़ जो हमें दी गई है, उन दोनों को अपॉन में लिख देंगे। ओके, देखो AB बटे में BC, अब AB है यहाँ पर लंब और BC है आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, लंब बटे आधार, यहाँ पर एक सूत्र होता है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कॉस tan। हमारे पास यहाँ पर है लंब बटे आधार। ओके, लंब हमसे पूछा गया है, आधार हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये बन रहा है tan। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है। ओके, अब BC है यहाँ पर 30, तो BC की जगह 30 लिख देंगे। AB हमसे पूछा गया है, टेबल की मदद से हम देखेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3। अब 30 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, 30 एकम 30, 30 अपॉन में √3 आ गया AB का मान। लेकिन हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या को नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए 30/√3 है, ऊपर नीचे √3 से हम करेंगे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 30√3, और डिनोमिनेटर में जब दोनों संख्याएं एक जैसी हों, गुणा होती हों और रूट में हो तो एक नंबर बाहर आता है। ओके, तो ये हो गया 30√3 अपॉन में 3, 3 से 30 को कैंसिल किया तो ये हो गया tan√3। ओके, इसलिए मीनार की ऊंचाई आ गई tan√3 मीटर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 34 केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन हम भी कर लेते हैं। ओके, निम्न की परिभाषा दीजिए। उन्नयन कोण। ओके, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण वह कोण है जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर है तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। ओके, फिर अवनमन कोण वह कोण है जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर है तो बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है।
जैसे यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा। ओके। प्रश्न 35, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं। तो ये घन की आकृति है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं जो हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का वर्ग। ओके, तो यहाँ पर 6 भुजा हमें दी गई है 6 का वर्ग है। तो यहाँ पर 6 के वर्ग को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6, 6 छिक 36, 36 छिक होता है 216। दिस इज द आंसर। प्रश्न 36, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। ओके, ऊंचाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी है, व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा व्यास है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमें फाइंड करना है, ये तिर्यक ऊंचाई है। ओके, तो जब भी हमें व्यास दिया हो सबसे पहले हम त्रिज्या यानी कि R फाइंड करते हैं। त्रिज्या फाइंड करने के लिए व्यास को 2 से भाग करते हैं। व्यास है 5, भाग करेंगे 2 से, 2 से 5 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 2.5 यानी कि R आ गई 2.5। ओके, अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई फाइंड करने के लिए ये सूत्र है, h है यहाँ पर 6 और r है 2.5। ओके, 6 का वर्ग 36 होता है, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है, 36 प्लस 6.25 ये रहा 42.25 होता है। अब 42.25 वर्गमूल है 6.5 का, यानी कि 6.5 गुणा 6.5 करने पर आएगा 42.25। तो रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर को बाहर लेते हैं, तो इस पेयर में से यानी कि 6.5 को हम बाहर लेंगे तो ये आ गई शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ओके। प्रश्न 37, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए L40, F17, F03, F2 है 6 और H बराबर 15 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, ये है बहुलक का सूत्र, यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को पुट करना है। L है 40, F1 है 7, F03 2F1, तो F1 है 7, F03 F2 है 6 गुणा में H, तो गुणा 15 क्योंकि H का मान 15 है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 7 दूनी 14। ओके, ये देखो 4 और ये 14 और यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 और 3 हो गया 9। ओके, तो यहाँ पर -9। अब यहाँ पर 40, ये 4, 14 में से 9 गया तो 5 गुणा ये वाला 15, यहाँ पर 40, ये 4, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये आ गया 4 गुणा 3। यहाँ पर 40, 4 गुणा 3 होता है 12, 4 तिया 12, 40 और 12 को प्लस करेंगे तो आएगा 52। दिस इज द आंसर। प्रश्न 38, आलोक के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आँखों की संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए कि आलोक के पास कितनी गाय व कबूतर हैं। ओके, तो माना गाय की संख्या है x, माना कबूतर की संख्या है y। ओके, गाय और कबूतर की 2-2 आँखें होती हैं, तो प्रश्नानुसार 2x + 2y बराबर 120, क्योंकि हमें आँखों की संख्या 120 दी गई है, इसलिए यहाँ पर 120, और गाय की आँखें भी 2 हैं, कबूतर की आँखें भी 2 हैं। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे,
कॉमन का मतलब है भाग करना, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे आएगा x + y = 60। ओके, ये हो गया समीकरण 1। अब आगे चलते हैं। पैरों की संख्या हमें दी है 180। तो आप जानते हैं कि गाय के पैर होते हैं 4, कबूतर के पैर होते हैं 2 और हमें पैरों की कुल संख्या दी है 180। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2x + y = 90। इसे हम नाम देंगे समीकरण 2 का। ओके, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। नीचे वाली सभी संख्याओं के निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। -2x, देखो ऐसे -2x + x है, 2 में से 1 गया तो यहाँ पर आया 1। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर -1 हम नहीं लिखते हैं। ओके, 90 में से 60 को माइनस करेंगे क्योंकि ये है -90 + 60। 90 में से 60 गया तो -30, माइनस से माइनस कट, x बराबर आ गया 30। ओके, फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये है समीकरण 1, यहाँ x की जगह हमने 30 पुट किया, 30 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, 60 में से 30 गया तो आ गया 30। x भी 30 है और y भी 30 है, यानी कि गाय भी 30 है और कबूतर भी 30 है। प्रश्न 39, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ओके, विलोपन का मतलब होता है या तो यहाँ से हम x का विलोप कर दें या y का। विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो मैं यहाँ से x का विलोप करना चाहती हूँ, आप चाहें तो y का भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर विलोप करने के लिए ये जो 2x है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इस वाले x को हम 2x बना सकते हैं। ओके, तो इस वाले x को 2x बनाने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करना होगा। ओके, तो देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 एकम 2x, 2 एकम 2y और 2 पंजे हो गया 10। ओके, अब x हमारे बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब x बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ओके, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। ऐसा करने पर नीचे वाले सभी नंबर के निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल, ये हो गया 2 + 3, पुराने निशान को भूल जाना है, तो ये हो गया 2 + 3 5y। यहाँ पर 10 में से -4, तो ये हो गया 6। 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया 6/5 y का मान। ओके, अब y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ओके, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पर y की जगह हम 6/5 रखेंगे। ओके, अब ये प्लस का 6/5 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम करेंगे LCM, यानी कि तिरछी और छेदों की गुणा। मान लो यहाँ पर 1 है। ओके, 5 पंजे 25, ये रहा 6 एकम 6 और 5 एकम 5, इसे कहते हैं तिरछी और हरों की गुणा। ओके, 25 - 6 हो गया 19/5, तो ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 40,
यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। ओके, अब यहाँ पे हमें S7 बराबर दिया है 49, क्योंकि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो S7 बराबर 49, ये है SN का सूत्र। यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, S7 दिया है 49, तो यहाँ पर 49, SN की जगह 49, N है 7 ये वाला। ओके, 2A, अब यहाँ पर N का मान है 7 -1 हो गया, तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6, तो इससे आ गया 6D। ओके, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 6 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। ओके, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये बच गया 7A + 3D। अब यहाँ पर ये 7/1 है, इस तरफ जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। 7 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, 7 से 49 को कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ये हो गया A + 3D। इसे हम नाम देंगे समीकरण 1 का। ओके, अब आगे हमें दिया है इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ओके, तो 17 पदों का योग 289 है, ये है SN का सूत्र। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, SN बराबर 289, तो यहाँ पर 289, N बराबर 17 अपॉन में 2 लिख देंगे, 2A + N - 1, तो N है यहाँ पर 17, 17 - 1। ओके, 17 में से 1 गया, ये हो गया 16, तो ये हो गया 16D। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 16 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। ओके, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये बच गया 289, यहाँ पर ये 17 और A + 8D। अब 17 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भाग में आ गया। अब आप जानते हैं 17 का वर्ग 289 होता है, तो 17 से इसको कैंसिल करेंगे, 17 ही आएगा। ये हो गया समीकरण 2। ओके, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं, नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। A से A हो गया कैंसिल, पुराने निशान को अब भूल जाना है। 8 - 3 हो गया 5D, 17 - 7 ये हो गया 10, 5 यहाँ D से गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, D का मान आ गया 2। अब D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो ये है समीकरण 1। यहाँ D की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, 3 दूनी हो गया 6, यहाँ 6 प्लस का है, इधर आके माइनस, 7 में से 6 गया तो आ गया 1, तो A का मान आ गया 1। ओके, अब इन्होंने कहा है प्रश्न में इसके 20 प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कर देते हैं। A बराबर है 1, D बराबर है 2, L बराबर है 20। 20 पदों का योग ज्ञात करना है, ये SN का सूत्र है। N बराबर हो जाएगा 20 और अपॉन में 2, A बराबर यहाँ पे आया है 1, L यानी कि लास्ट पद है 20। ओके, तो 20, 2 से 20 कैंसिल, ये आ गया 10, 20 + 1 होता है 21, 21 को 10 से गुणा करेंगे, 210 आंसर आएगा। ओके, प्रश्न 41, बिंदुओं A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके,
तो माना P एक्स वाई और Q एक्स कॉमा वाई तथा R एक्स डबल कॉमा वाई डबल कॉमा ये रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ओके, ये रेखाखंड है AB, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं। P इसके बिंदु हमने माने हैं x y, Q इसके बिंदु माने हैं x y, देखो ये कॉमा लगाने का मतलब है कि हमें बिंदुओं में फ़र्क नज़र आए। ओके, तो ये xy, ये x y, ये x डबल कॉमा और y डबल कॉमा। ओके, तो ये हो गया P Q R और ये हो गए 4 बराबर हिस्से। अब ये 4 बराबर हिस्से हैं ना, इसलिए AP बराबर PQ, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। ओके, अब Q यानी कि ये वाला Q, यह AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु सूत्र लगाकर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये होता है मध्य बिंदु सूत्र। ओके, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है x1 y1, ये है x2 y2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो x1 है -2, x2 है 2, y1 है 2, y2 है 8। नाउ सॉल्व करेंगे। -2 + 2 ये हो गया 0। देखो -2 + 2 0, 0 बटे में 2 ये हो गया 0। ओके, 8 और 2 हो गया 10, 10 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे। ओके, ये आ गया 5। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 5। ये हमने फाइंड किया था x, y, तो x, y, हमने माना था q को। ओके, q के कोऑर्डिनेट्स को हमने x, y, लेट किया था, तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 5। अब P यह AQ का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर फिर से हम मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। ओके, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग इस प्रकार वैल्यूज़ पुट करनी है। तो -2 + 0 ये -2 रहेगा अपॉन में 2, 5 + 2 ये हो गया 7 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1 और ये हो गया 7 अपॉन में 2। तो ये आ गए P के कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पर ये P के कोऑर्डिनेट्स हमने x, y माने थे, तो ये आ चुके हैं P के कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब R यह QB का मध्य बिंदु है। देखो ये वाला R QB का मध्य बिंदु है। ओके, R के कोऑर्डिनेट्स को हमने लेट किया है x डबल कॉमा और y डबल कॉमा। ओके, तो यहाँ पर x डबल कॉमा y डबल कॉमा ये हैं R के कोऑर्डिनेट्स। अगेन यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाकर वैल्यूज़ पुट करनी है। 0 + 2 हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1। ओके, 5 + 8 13, 13 अपॉन में 2। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए R के 1, 13 अपॉन में 2। इस प्रकार से P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 अपॉन में 2, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 13 अपॉन में 2। ओके, यहाँ पर R यह QB का मध्य बिंदु है और ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, प्रश्न 42, दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2, -1, -1 और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ओके, तो ये वर्ग है। यहाँ पर माना A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 7, B के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, C के कोऑर्डिनेट्स हैं ये और D के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दूरी सूत्र लगाकर AB, BC, CD और DA फाइंड करना होगा। ओके, तो
दूरी सूत्र है ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इस पर है रूट। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। ओके, ए बी का मतलब ये ए बी, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी डी और फिर डी ए। ओके, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके, 4 में से 1 गया, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होगा 9। 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 9 होता है 34। तो ये रूट में ही रहेगा। तो ए बी ये आ गया हमारा ए बी यानी कि रूट 34। ओके, अब हमें फाइंड करना है बी सी। ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2। ओके, ये दूरी सूत्र में यहाँ पर हमने वैल्यूज़ भी पुट कर दी हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 1, इस पर है स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, ये 2 माइनस माइनस प्लस और ये है 1 और इस पर है स्क्वायर, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर, ये प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 होता है 34। तो बी सी का मान आ गया रूट 34। अब हम ज्ञात करेंगे सी डी। ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं सी और ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये दूरी सूत्र में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 4 और इस पर है स्क्वायर, यहाँ पर प्लस -1 माइनस प्लस -4 और इसके ऊपर है स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 में माइनस माइनस प्लस 4 और 1 -5, -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 9 हो गया 34 यानी कि रूट 34। तो यहाँ पर जो ये सी डी है इसका मान भी रूट 34 आ गया है। अब हमें फाइंड करना है ए डी। ओके, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,7, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और ये है सूत्र यानी कि दूरी सूत्र। इसमें हमने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 4 और इस पर है स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये 9, 25 और 9 होते हैं 34। ओके, ये आ गया ए डी। ए डी का मान भी रूट 34। अब हमें विकर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि ए सी और बी डी। अब हमें ज्ञात करना है ए सी यानी कि विकर्ण। ओके, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और ये दूरी सूत्र में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस ये 1 और इस पर है स्क्वायर, यहाँ प्लस, ये 7 माइनस माइनस प्लस और ये 1 और इस पर है स्क्वायर, 1 और 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। ओके, 8 8 64, 64 और 4 हो गया 68। ओके, ये हमने फाइंड किया ए सी। अब हम फाइंड करेंगे बी डी। ओके, तो यहाँ पर ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं और डिस्टेंस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, 4 में से 2 माइनस किया तो -2 का स्क्वायर, 4 और 4 होता है 8, इसका स्क्वायर और -2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर 64 और ये 4, 64 प्लस 4 हो गया 68 यानी कि रूट में है 68। ओके, तो यहाँ पर ए बी बी सी सी डी और डी ए सभी के मान रूट 34 हैं और विकर्ण ए सी का मान और बी डी का मान भी बराबर है यानी कि रूट 68। ओके, तो जो यहाँ पर हमें
जो बिंदु दिए गए हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं, इससे ये साबित होता है। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 43, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दिया है वृत्त का केंद्र O है, ये O, तथा वृत्त की XY एक स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध करना है OP लंब है XY, ये OP लंब है XY पर। ओके, तो प्रमाण XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए, ये वाला Q, और OQ को मिलाइए। इस तरह से OQ को मिलाना है। अब यदि बिंदु Q वृत्त के बाहर है, ये रहा, तथा P बराबर नहीं है Q, तो OQ बड़ा है। आप देख सकते हैं OQ बड़ा है OP से, अतः XY वृत्त को नहीं काटती है। ये जो XY है ये वृत्त को नहीं काटती है, अतः XY स्पर्श रेखा नहीं है। ओके, अब यदि Q वृत्त के अंदर के भाग में है तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। अतः QO त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात OQ बड़ा है OP, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर लंब है। OP लंब XY, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 43, निम्न विधान सत्य हैं या असत्य बताओ। पार्ट 1 है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वृत्त है और ये इसका व्यास है। यहाँ पर ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। ओके, नेक्स्ट में हमें दिया है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये देखो, ये स्पर्श बिंदु है और यही स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब है। इन्होंने कहा है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये वृत्त का केंद्र है और ये लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ओके, थर्ड में दिया है किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब है चारों तरफ, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये वृत्त है और ये इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज है जो कि समांतर चतुर्भुज है। ओके, प्रश्न 44, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि हमें AB फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ P यह दोनों वृत्त का उभयनिष्ठ केंद्र है। ये जो P है ये दोनों वृत्त में है। यहाँ बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को M बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब कि यहाँ पर। ओके, PM लंब है AB, ये जो PM है ये लंब है AB पर। ओके, तो कोण AMP हो गया 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। अब त्रिभुज AMP में ओके, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। यहाँ पर जो AP है ये कर्ण है, AM का वर्ग AM है यहाँ पर आधार, और PM है यहाँ पर लंब। ओके, तो AP का मान 5 का स्क्वायर, AM हमें नहीं पता, ये देखो AM हमें नहीं पता, PM है 3। ठीक है, तो ये 3, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, और ये +9 है, इधर जाके -9, 25 - 9 होगा 16। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बनेगा।
अब जो 16 है वो 4 का वर्ग होता है, इसलिए बाहर लिख देंगे 4। तो ए एम का मान आ गया, ये जो ए एम है इसका मान आ गया 4। ओके। अब जीवा, ये जो जीवा है ए बी, ये डबल है ए एम की, दुगनी है ए एम से। तो अगर ए एम 4 है तो ये भी 4 होगा, एम बी। ठीक है, तो ए बी का मान आ जाएगा 4 + 4 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 ए एम, यानी कि 2 ए एम का मान है 4, 4 दूनी हो गया 8। तो ए बी का मान आ गया 8। प्रश्न 44, निम्न की परिभाषा दीजिए। पार्ट 1 है वृत्त की स्पर्श रेखा। ओके। वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही हो सकती है। यहाँ पर जो ये एल है ये स्पर्श रेखा है। ओके। पार्ट 2, वृत्त की छेदक रेखा। यदि एक रेखा और वृत्त के दो उभयनिष्ठ बिंदु हों तो वह रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। रेखा एल, ये जो एल है यह वृत्त को ए तथा बी दो उभयनिष्ठ बिंदुओं पर काटती है, अतः रेखा एल यह वृत्त की छेदिका अथवा छेदक रेखा है। ओके। पार्ट 3, स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर टी वृत्त का स्पर्श बिंदु है। ओके। प्रश्न 45, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ओके। तो सबसे पहले इस तरह से हमें यहाँ पर टेबल बना लेना है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता है 61। देखो ये जो नंबर है 61 ये सबसे बड़ा है। ओके। तो इसलिए जो इसके सामने वाला वर्ग है उसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे, यानी कि 60 से 80 हो गया बहुलक वर्ग। तो ये हो गई इसमें लोअर लिमिट, यानी कि 60 हो गया लोअर लिमिट। एल मतलब 60। ओके। F1 हो गया 61। ये जो इसके सामने वाला नंबर है 61 इसे हम F1 कहेंगे। इसके ऊपर वाला नंबर है उसे F0 कहेंगे। इसके नीचे वाला नंबर है उसे F2 कहेंगे। तो इस तरह से F1 आ गया 61, F0 52, F2 38 और H मतलब कि हाइट है 20। इसका मतलब होता है इन सभी का अंतर 0 से 20 20 का अंतर, 20 से 40 20 का अंतर, 40 से 60 20 का अंतर, सभी में 20 का अंतर है जिसे हम H कहते हैं और वो है 20। ओके। तो यहाँ पर ये बहुलक का सूत्र है, इसमें सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके। तो ये 60, 61 - 52 होता है 9, 61 × 2 होता है 122, माइनस माइनस प्लस 52 और 38 होता है 90। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस। ओके। नाउ ये 60, ये 9 × 20 यहाँ पर लिखा, 122 में से माइनस करेंगे 90 तो आएगा 32। 20 निम 180 अपॉन में 32। इन दोनों ही नंबर को 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 90/16। ओके। 16 से 90 को भाग करेंगे तो आएगा 5.625। 60 + 5.625 करेंगे तो आएगा 65.625। इस प्रकार बिजली के उपकरणों का बहुलक जीवन काल हो गया 65.625 घंटे। प्रश्न 46, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा
पार्ट 1 में दिया है कि लाल हो। ओके, तो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुल परिणाम सभी जो कंचे दिए हैं उनको हम ऐड कर देंगे। 5, 8 और 4 होते हैं 17। तो कुल परिणाम हो गए 17। ओके, अब पार्ट 1 में बोला है कि डिब्बे में से जो कंचा निकाला है उसकी क्या संभावना है कि वो कंचा लाल हो। तो ये ज्ञात करने के लिए माना डिब्बे से निकाला गया कंचा लाल है, यह घटना ए है। ओके, तो घटना ए की प्रायिकता, इसको हम लिखते हैं P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5, क्योंकि 5 लाल कंचे हैं और यहाँ पर लाल कंचे की ही बात हो रही है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 5 और कुल हो गए 17। दिस इज द आंसर। प्रश्न 47, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कोण कोण कोण। तो यहाँ पर जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो वहाँ पर हम कोण 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 समरूपता कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर है कोण F के। ओके, नेक्स्ट कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता का मतलब है जब दो त्रिभुजों के दो कोण एक दूसरे के बराबर हो वहाँ पर कोण कोण समरूपता होती है। जैसे यहाँ पर कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E। ओके, पार्ट 3 में दिया है भुजा भुजा भुजा। जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो वहाँ पर भुजा 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 समरूपता होती है। जैसे AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के, AC बराबर है DF के। ओके, नेक्स्ट हमसे कहा है भुजा कोण भुजा। ओके, तो जब दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो वहाँ पर भुजा कोण भुजा समरूपता होती है। भुजा कोण भुजा, तो देखो भुजा AB बराबर है DE के, कोण कोण B बराबर है कोण E के, फिर भुजा तो BC बराबर है EF के। ओके, प्रश्न 48, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। ये बिंदु E है, ये F है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है, देखो PE 3.9 ये रहा, EQ यह यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 और FR है 2.4। ओके, तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज़ हमें दी हैं, इसलिए PE अपॉन में EQ, देखो PE अपॉन में EQ बराबर 3.9। PE का मान है 3.9, EQ का मान है 3 से 3.9 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.3। अब हमें इस तरफ जाना है, यानी कि PF अपॉन में FR। PF का मान है 3.6, FR का मान है 2.4। इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, ये आ गया 36/24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से 3 को भाग करेंगे 1.5 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1.5, क्योंकि PE अपॉन में EQ बराबर नहीं है PF अपॉन में FR के, अतः EF और QR समांतर नहीं हैं क्योंकि दोनों साइड की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। ओके, अब हम करेंगे पार्ट 2। तो इसमें हमें ये वैल्यूज़ दी हैं, इसलिए PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ, PE का मान है 4,
ई क्यू का मान है 4.5। इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर एक जीरो, तो ये हो गया 40/45। अब 5 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 5 8 40, 5 9 45, ये हो गया 8/9। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया 8/9। अब इस तरफ जाएंगे, पी एफ अपॉन में एफ आर। पी एफ का मान है 8, एफ आर का मान है 9, तो ये 8/9 है। अब यहाँ पर भी 8/9 है और यहाँ पर भी 8/9 है, क्योंकि पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ई एफ और क्यू आर समांतर हैं, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 48, योग्य विकल्प पसंद कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पार्ट 1 दिया है, सभी वृत्त डैश होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा समरूप। देखो, ये त्रिभुज है, ये दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके माप अलग अलग हो सकते हैं, तो जो आकृति दिखने में एक जैसी हो उसे हम समरूप कहते हैं। ओके, पार्ट 2 में दिया है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। इसमें भी आंसर समरूप आएगा क्योंकि ये वर्ग है। ओके, ये दिखने में एक जैसा है लेकिन इनके माप अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए समरूप हैं। ओके, 3 में दिया है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका आंसर आएगा समद्विबाही, तो समद्विबाहु। ओके, समद्विबाहु का मतलब है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं एक जैसी हो। ओके, वो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनकी माप अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसका आंसर आएगा समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। पार्ट 4 में दिया है, सभी समकोण त्रिभुज डैश होते हैं। इसमें आएगा समरूप, क्योंकि ये एक क्या है, समकोण बोला है ना, समकोण। ओके, समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। ओके, तो ये दिखने में एक जैसे हैं क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन इसकी भुजाओं की माप अलग अलग हो सकती है, इसलिए हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रश्न 49, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ओके, तो माना पहली संख्या है x, इसलिए दूसरी संख्या होगी x+1, क्योंकि कहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो ये हो गई x और x+1। अब आगे कहा है जिनके वर्गों का योग, तो इन दोनों के वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग और x+1 का वर्ग और इनका योग 365 होना चाहिए। ओके, तो ये बन गया समीकरण, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये x² एज इट इज़, यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो होता है a²। तो यहाँ पर a की जगह x है, तो a² मतलब x² प्लस b² b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब x, b का मतलब 1 इज इक्वल टू 365। नाउ x² प्लस x² हो गया 2x²। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 2 एकम 2x, 2 से इन दोनों की गुणा कर दी तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 365। ओके, अब 2x² इसको बाद में लिख देंगे, यहाँ पर इसे आगे ले जाएंगे। ये 365 यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 365 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 364। ओके, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं, तो
2 कॉमन लेने पर यहाँ पे आएगा x² प्लस x माइनस 182। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, तो इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ओके, फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। x² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है, और यहाँ पर 182, 182 एकम 182। अब इस 182 का लेंगे LCM। ओके, 2 निम 18, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 से करेंगे तो 13 आएगा, और ये 13 एकम 13। ओके, तो ये आ गए फैक्टर्स, मतलब कि LCM। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 182 आए, माइनस का ये रहा, और प्लस या माइनस करने पर 1 आए, ये वाला। ओके, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है बट 1 है। ओके, तो चलते हैं LCM पर। 7 दूनी 14 और 13। अगर हम 14 में से 13 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1, ये वाला। और अगर हम 14 गुणा माइनस 13 करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 182। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 14 और माइनस 13। ओके, तो 14 और माइनस 13 को हम यहाँ पर अब पुट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया और हमारे आंसर आ गए -13x प्लस 14x। ओके, अब इन दोनों में से हम कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है x माइनस 13। जो यहाँ पर आया है सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी हमारा सम करेक्ट होगा। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 14, तो 14 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 13। ओके, अब एक ब्रैकेट ये वाला पिक कर लेंगे। ठीक है, और एक ब्रैकेट में x प्लस 14 को लिख देंगे। अब x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे, और मतलब कि जो ये दोनों फैक्टर्स आए हैं इनको हम 0 के इक्वेट रखेंगे। देखो ऐसे, x माइनस 13 बराबर 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 13। फिर x प्लस 14 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, तो यहाँ पर x के 2 मान आए हैं, एक आया है 13 और एक आया है माइनस 14। माइनस की वैल्यू को हम यहाँ पर नहीं ले सकते, इग्नोर कर देंगे, हम लेंगे सिर्फ x बराबर 13। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 संख्याएं मानी थी, एक x, तो x का मान आ गया 13, एक मानी थी x प्लस 1, तो x की जगह 13, 13 प्लस 1 इज़ 14। तो हमारी संख्याएं आ गई 13 और 14। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 50। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ओके, प्रथम सप्ताह की बचत है यहाँ पर, जिसे हम a कहेंगे, 5 रुपये, तथा बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत यानी कि सार्व अंतर, जिसे हम d कहेंगे, वो है 1.75 रुपये। n वर्ष में साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है, इसलिए an बराबर है 20.75। हमें यहाँ पर सिंपली n फाइंड करना है। ओके, n फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो an का ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया और ये 20.75 यहाँ लिख दिया। अब a का मान है 5, n हमें नहीं पता -1, d का मान है 1.75। ओके, अब ये यहाँ पर प्लस का 5 है, इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। 20.75 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15.75। ओके, अब 1.75 यहाँ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। इनको कैंसिल करने पर 9 आना चाहिए। देखो कैसे आएगा,
पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे। 1575 अपॉन में है 175। 175 निम्न में होता है 1575, तो ये आ गया 9। ओके, यहाँ पर ये आ गया 9। अब ये -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 9 और 1 हो गया 10, यानी कि n का मान आ गया 10। प्रश्न 51। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले महिला शिक्षकों का प्रतिशत जो हमें दिया है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 एंड सो ऑन। क्षेत्रों की संख्या जिसे हम FI कहेंगे, ये दी है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करना होता है मध्य कीमत, जिसे हम XI कहते हैं। मध्य कीमत फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो वर्ग दिए हैं 15 से 25, 25 से 35, इससे हम निकालेंगे मध्य कीमत। देखो कैसे, सबसे पहला वर्ग अंतराल दिया है 15 से 25, तो 15 + 25 करके 2 से भाग करना है। 15 + 25 हो गया 40, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर 25 से 35, तो 25 + 35 और 2 से भाग करेंगे। 25 + 35 होता है 60 अपॉन में 2, 2 से 60 को भाग किया, ये आ गया 30। इसी तरह से दूसरी वैल्यूज़ भी आपको फाइंड करनी है। देखो पहला 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे FI XI। ओके, इसका मतलब है इन दोनों को गुणा करना है। तो 20 × 120, 11 को 30 से गुणा किया 330, 7 को 40 से करेंगे 280, 4 से 50 को करेंगे 200, 60 से 4 को गुणा किया 240, 70 को 2 से गुणा करेंगे 140, 80 को 1 से गुणा करेंगे तो 80। इन सब का टोटल करना है, जिसे कहेंगे सिग्मा FI XI, जो आएगा 1390। ओके, अब यहाँ पर माध्य का सूत्र लगाएंगे, जो होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ओके, सिग्मा FI XI का मान आया है 1390 और सिग्मा FI है 35। 35 से 1390 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 39.71। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 52। हृदय दर। हृदय गति मानव शरीर में स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। यदि प्रति मिनट हृदय के सिकुड़ने या धड़कने की संख्या को मापता है, जबकि सामान्य हृदय गति यह गारंटी नहीं देती है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने के लिए एक उपयोगी बेंचमार्क है। ओके, एम्स के डॉक्टरों द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और प्रति मिनट हृदय की धड़कन की संख्या दर्ज की गई और उसका सारांश इस प्रकार दिया गया है ये। ओके, अब उपरोक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, कितनी महिलाओं की हृदय की धड़कन 68 से 77 रेंज में है? तो यहाँ पर जाएंगे 68 से 77 की बात कर रहे हैं, तो 4 और 3 7, 7 और 8 होता है 15। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा 15। फिर प्रश्न 2, इन महिलाओं के लिए प्रति मिनट हृदय की धड़कन का माध्यक वर्ग क्या है? माध्यक वर्ग का मतलब है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 8, इसके सामने वाला वर्ग है 74 से 77, तो इसे ही हम माध्यक वर्ग कहेंगे। ओके, तो आंसर आएगा 74 से 77। प्रश्न 3 में पूछा है, इन महिलाओं के लिए प्रति मिनट हृदय की धड़कन का बहुलक ज्ञात कीजिए।
तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ये जो बारंबारता है इसमें सबसे बड़ा नंबर है 8, तो इसके सामने वाला वर्ग यहाँ पर बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग हो गया 74 से 77। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो गया एल, एल का मतलब लोअर लिमिट हो गई 74। ओके, इसे यहाँ लिखेंगे। फिर F1 हो गया 8, F0 हो गया 3, ये ऊपर वाला नंबर, F2 हो गया 7। ओके, और H यहाँ पर हो गया 3। H का मतलब है जो ये वर्ग दिया है इनकी हाइट, इनका अंतर। 65 से 68 में 3 का अंतर है, 68 से 71 में 3 का अंतर है, 71 से 74 में 3 का अंतर है। इसे कहेंगे H, यानी कि हाइट हो गई 3, इन सब का अंतर 3 है। ओके, अब ये है बहुलक का सूत्र। यहाँ पर सभी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 8 में से 3 गया 5, 8 दूनी 16, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 और 3 हो गया 10, और यहाँ पर गुणा 3। ओके, 16 में से 10 माइनस किया तो होगा 6, ये रहा 6। अब बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 5/2। 2 से 5 को भाग करेंगे 2.5 आएगा। 74 प्लस 2.5 होता है 76.5, तो ये आ गया बहुलक। दिस इज द आंसर। प्रश्न 52, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये है साक्षरता और ये है नगरों की संख्या। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से टेबल बनानी है। ये साक्षरता दर, ये नगरों की संख्या जिसे हम FI कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करना है XI, यानी कि मध्य कीमत। मध्य कीमत फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। देखो ऐसे, 45 से 55, 45 प्लस 55 अपॉन में 2, 45 प्लस 55 हो गया 100, 2 से 100 को कैंसिल किया 50। नेक्स्ट है 55 से 65, तो 55 प्लस 65 अपॉन में 2, 55 प्लस 65 होता है 120 और अपॉन में 2, 2 से 120 को भाग करने पर आएगा 60। इस तरह से आपको मध्य कीमत फाइंड करनी है। 50, 60, 70, 80, 90। अब हमें फाइंड करना है DI। DI फाइंड करने के लिए सूत्र होता है XI माइनस A। A का मतलब है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। ओके, तो जो XI की वैल्यूज़ आई हैं उसमें से जो बीच वाला नंबर है उसको हम A मान लेंगे, यानी कि 70। ओके, A बराबर आ गया 70। तो अब XI माइनस 70 करना है। XI का मतलब 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 होगा माइनस 10, 70 में से 70 गया 0, 80 माइनस 70 होगा 10, और 90 माइनस 70 होगा 20। उसके अब हमें फाइंड करना है UI। UI के लिए सूत्र है DI अपॉन में H। तो ये है DI, यानी कि -20। H का मतलब है इन दोनों का अंतर। ओके, यानी कि 55 में से 45 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 65 में से 55 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 75 में से 65 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। इन सभी के बीच में अंतर है 10, जिसे हम H कहते हैं। तो DI अपॉन में H, DI है -20, H है 10, 10 से 20 कैंसिल -2, फिर DI है -10, ये रहा, और H है 10, 10 से 10 कैंसिल -1, यहाँ पे आएगा 0, फिर 1, फिर 2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है FI यानी कि FI और UI को गुणा करना है। 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 11 0 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। ओके, अब इन सबको हमें यहाँ पर प्लस करना है। तो ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -16, और नीचे 8 और 6 होता है 14। ओके,
16 में से 14 माइनस किया, ये आ गया -2। ओके, अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, माध्य का सूत्र। ये सूत्र है A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। A यानी कि कल्पित माध्य था 70, फिर प्लस सिग्मा FI/UI है -2 और सिग्मा FI है 35, ये रहा। अब इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो 70 प्लस -2 अपॉन में 35 गुणा 10। ओके, सबसे पहले बीच में गुणा है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 दूनी 10, 5 सते 35। ओके, ये आ गया -2 अपॉन में 7 गुणा 2। अब 2 दूनी 4, 7 से 4 को भाग करेंगे तो आएगा 0.57। 70 में से 0.57 को माइनस करना है, ये रही माइनस। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9 और यहाँ पे रह गया 6। तो आंसर आ गया 69.43। प्रश्न 53, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें पार्ट 1 है, एक अभाज्य संख्या। तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला इन्होंने पूछा है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपनी ही टेबल में आती हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3 और 5। ठीक है, तो प्रायिकता एक अभाज्य संख्या बराबर कुल अभाज्य संख्याएं अपॉन में कुल संख्याएं। तो कुल अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और अपॉन में कुल संख्याएं यानी कि ये कुल संख्याएं हैं 6, तो यहाँ पर 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/2। पार्ट 2 में पूछा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो ये 2 है, 2 और 6 के बीच संख्याएं हमें बतानी हैं। ओके, तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं हैं 3, 4, 5, है ना, 3, 4, 5। ठीक है, तो प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्याएं अपॉन में कुल संख्याएं। कुल संख्याएं हैं 6 और 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्याएं हैं 3, है ना, 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/2। पार्ट 3 में पूछा है एक विषम संख्या। तो विषम संख्याएं हैं, यहाँ पर विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। विषम संख्याएं हो गई 1, 3, 5। प्रायिकता एक विषम संख्या बराबर कुल विषम संख्याएं अपॉन में कुल संख्याएं। तो कुल विषम संख्याएं हैं 3, 1, 2, 3, यहाँ पर 3। कुल संख्याएं हैं 6, ये वाली कुल संख्याएं हैं 6। कुल हमेशा नीचे आएगा, ओके, डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर 3/6 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/2। प्रश्न 54, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया है लाल रंग का बादशाह हो। ओके, तो गड्डी में कुल पत्ते हैं 52। पहला हमसे पूछा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के कुल बादशाह होते हैं एक पान का और एक ईंट का, यानी कि 2। 1 और 1 हो गया 2। प्रायिकता लाल रंग का बादशाह हो, तो लाल रंग के कुल बादशाह होते हैं 2। गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। 2 से 52 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/26। ओके, फिर अगला जो पूछा है पान का गुलाम। ओके, पान का गुलाम।
पान के कुल गुलाम होते हैं एक। ओके, तो प्रायिकता पान का गुलाम, पान के कुल गुलाम होता है एक। गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, तो आंसर आ गया 1/52। अगला जो पूछा है पार्ट 3 में, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम वाले कुल पत्ते होते हैं 13। प्रायिकता हुकुम का पत्ता, हुकुम वाले कुल पत्ते अपॉन में गड्डी में कुल पत्ते। हुकुम वाले कुल पत्ते होते हैं 13, गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। 13 से 52 को कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1/4। ओके, पार्ट 4 में पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ओके, लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं 3 पान के और 3 ईंट के, कुल हो गए 6। ओके, तो प्रायिकता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बराबर लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते अपॉन में गड्डी में कुल पत्ते। तो लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं 6, गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। दोनों नंबर को यानी कि 6 और 52 को 2 से कैंसिल करेंगे, तो आंसर आएगा 3/26। दिस इज द आंसर।